धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दंगे इस देश में पहले भी हुआ करते थे, लेकिन उस वक्त मीडिया दंगाई नहीं हुआ करता था, जिसका फायदा यह होता था कि लोग दंगों को एक हादसा, एक घटना, एक वारदात समझकर भूल जाया करते थे और फिर से एक साथ रहते हुए भारत के विकास के लिए अपनी भूमिका निभाने लग जाते थे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करने लग जाते थे। लेकिन आज मीडिया दंगाई बन गया है। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल के तौर पर कुछ चीज़ों को याद कर सकते हैं। जैसे आज़ादी के फौरन बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो बहुत बड़ा दंगा हुआ, काफ़ी लंबे समय तक वो चला, लेकिन बावजूद इसके लोग फिर से एक साथ रहने लगे प्यार मोहब्बत के साथ। हाशिमपुरा दंगा आप याद कर सकते हैं, मलियाना दंगा आप याद कर सकते हैं, मुरादाबाद की ईदगाह का दंगा आप याद कर सकते हैं, भागलपुरा दंगा आप याद कर सकते हैं, बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के बाद जो मुंबई समेत कई राज्यों में, शहरों में दंगे हुए उन्हें आप याद कर सकते हैं, गुजरात दंगों को आप याद कर सकते हैं, मुजफ्फरनगर दंगों को आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा 84 में जो सिखों के साथ दिल्ली में हुआ उसे आप याद कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त मीडिया जिस तरीके की भूमिका निभाता था, लोग इन तमाम चीज़ों को हादसा समझकर भूल जाया करते थे। 1992 में बाबरी मस्जिद जो तोड़ी गई, उसके बाद भी लोगों ने उसे हादसा समझ के एक तरीके से भुला दिया और फिर से प्यार मोहब्बत के साथ साथ रहने लगे। लेकिन 2014 के बाद तो ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई है, कोई मस्जिद नहीं तोड़ी गई है, कोई बड़ा दंगा बवाल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में इतनी नफरत जो भर गई है, उसके लिए असल में जिम्मेदार है मीडिया। जी हाँ, आपका मीडिया जिसे आपने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बना रखा है, वो असल में दंगाई बन गया है। तो उस दंगाई मीडिया का हाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 2 हिस्से में एक रिपोर्ट आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, जिसमें पहले हिस्से में बताऊंगा कि 13 अप्रैल के असल में मुद्दे क्या थे और 13 अप्रैल को आपका दंगाई मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार बन चुके पत्रकार क्या कर रहे थे, खुद ही देख लीजिए। पहले आपके सामने मुद्दों की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो था 13 अप्रैल का, वो ये था कि कर्नाटक की भाजपा सरकार का अपने आप को सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी मंत्री बताने में, साबित करने में लगा हुआ के.एस. ईश्वरप्पा मुकदमे में आरोपी बन गया। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में उसके और उसके 2 गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया उडुपी में। और जानते हैं किसको? कि उसने एक भाजपाई को, जिसका नाम है संतोष के पाटिल, जो एक ठेकेदार है, उससे उसने 4 करोड़ का काम करा लिया और भुगतान नहीं कर रहा। भुगतान के एवज 40% का कमीशन मांग रहा है, फिरौती मांग रहा है, रिश्वत मांग रहा है, जिससे आजिज आकर उसने सुसाइड कर लिया। कितनी बड़ी खबर थी। इस खबर को दबाने के लिए मीडिया ने क्या किया? खबर के अगले दूसरे हिस्से में देखिए, क्या इस पर आपके किसी दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार ने डिबेट किया? नहीं किया। इसके अलावा दूसरा मुद्दा आप देख सकते हैं जो आ रहा है राजधानी दिल्ली से। यहाँ का छावला एक इलाका है, वहाँ पे एक फार्म हाउस है, एक शख्स है जिसका नाम है राधा राम। नाम में राधा भी है, राम भी है। उसको कुछ गुंडे आकर पीट पीट कर मौत के घाट उतार देते हैं। आरोप लगाते हैं कि वो गाय पालन के नाम पर गो हत्या करता है। अभी तक उस पूरे मामले में कोई पकड़ा नहीं गया। राजधानी दिल्ली में इस वारदात को अंजाम दिया गया। क्या ये मुद्दा बड़ा नहीं था? कर्नाटक के बाद इस खबर पे आपने किसी मीडिया को बोलते हुए, डिबेट करते हुए देखा या नहीं देखा, या नहीं होनी चाहिए थी? सोचिएगा। इसके अलावा राजधानी लखनऊ की ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। ललितपुर का रहने वाला एक शख्स जनता दरबार में आदित्यनाथ योगी से मिलने के लिए लखनऊ पहुंच गया। आरोप है पुलिस वालों ने उसे मिलने नहीं दिया, पीट पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया। उसकी मौत हो गई। राजकुमार उसका नाम बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि 5 फुट की दीवार फांदने के चक्कर में खुद गिर गया, खुद मर गया। लेकिन सोचिए कि आदित्यनाथ योगी के दरबार में जा रहा है और उस शख्स की मौत हो जा रही है क्योंकि उसकी जमीन पर ग्राम प्रधान ने कब्जा कर लिया, उसके खिलाफ मुकदमे करा दिए हैं, वो परेशान है, पुलिस प्रशासन उसकी सुन नहीं रहा है। क्या ये छोटी खबर थी? क्या इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए था? अब और आते हैं रात दिन जिनके बड़े हिमायती बनते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। मेरठ में एक दरोगा है, क्राइम ब्रांच का एक दरोगा है, जिसका नाम हमारे पास निकल के आया अजय कुमार। ट्रेन के आगे कूद के मर जा रहा है। आदित्यनाथ योगी ने रामराज स्थापित कर दिया, दरोगा अजय कुमार ट्रेन के आगे कूद के मर रहा है। क्या इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए थी? ये खबर आप देख सकते हैं इटावा की। कल मैंने आपके सामने उत्तर प्रदेश के जंगल राज से जुड़ी खबरों के बुलेटिन में भी रखी थी। यहां एक सिपाही अपनी ही इंसास राइफल से खुद को उड़ा देता है। ताखा तहसील में वो तैनात था। बताइए, सिपाही उड़ा दे रहा है अपने आप को गोली से। उससे पहले सिपाही मर चुका है। जब से चुनाव संपन्न हुए हैं तब से गोरखपुर में एक दरोगा सुसाइड कर चुका है, लखनऊ में एक दरोगा सुसाइड कर चुका है और कई सारे ऐसे मामले हो चुके हैं। क्या भोंपू मीडिया को इस पर डिबेट नहीं करना चाहिए कि आखिर उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले ऐसे क्यों मर रहे हैं? लेकिन आपका जो भोंपू मीडिया है वो कर क्या रहा था, वो थोड़ा सा आप देख लीजिए।
मैंने कहा ना कि भोंपू नहीं, अब दंगाई मीडिया बन चुका है। तो दंगाई मीडिया का हाल आपके सामने रखते हैं देश के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क यानी कि न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। इस पर शाम को आता है जो कूद कूद के बात करता है, नाम अपना नीच देवगन बताता है। जब यहाँ एक मुस्लिम पैनलिस्ट ने कहा कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तो ये दंगाई कहता है कि देश आज़ाद नहीं हुआ था, देश का बंटवारा हुआ था। सुन लीजिए। ये जो नए पैदा हुए हैं ना, ये लोग सांप्रदायिक माहौल बना के लोगों को विभाजन करना चाहते हैं। नया कौन पैदा हुआ है? एक नया कौन पैदा हुआ है? थोड़ा विस्तार से बताइए। यहाँ तो दिक्कत क्या, सुनिए, लेके बताइए नया कौन पैदा हुआ है? भैंस को नया कौन पैदा हुआ है? नया क्या पैदा हुआ है? गुजरात में पाकिस्तान का नया क्या पैदा हुआ है? एक सेकंड देखिए दानिश कुरैशी जी, नया क्या पैदा हुआ है? कौन पैदा हुआ है? मैं आपको बताऊं, सुनिए नया कौन पैदा हुआ है? मैं बताऊं आपको। हाँ बताइए। देखिए 1947 में भारत जब आजाद हुआ, उसके बाद का यहाँ का जो माहौल, भारत आजाद नहीं हुआ, भारत का बंटवारा हुआ 1947 के अंदर। मनाए। सुन लिया आपने। अब इसको लेकर किसी पैनलिस्ट ने कोई हल्ला नहीं मचाया। ये मुस्लिम पैनलिस्ट भी हल्ला नहीं मचा पाया। होना ही चाहिए था कि वहीं पर हल्ला होता, हंगामा होता और इससे पूछा जाता कि भाई तू कैसे कह रहा है कि 1947 में देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो फिर मोदी सरकार जो अमृतकाल 75 साल पूरे होने पर मना रही है, वो सब क्या कर रही है, इसे पूछा जाना चाहिए था। लेकिन इसके खिलाफ अब तक पूछना तो दूर, FIR भी कोई दर्ज नहीं की गई, जबकि मुकदमा दर्ज करके इसको फौरन जेल में डाल देना चाहिए। वैसे अब ये नया इतिहास रचने की कोशिश की जा रही है। कंगना राणावत तो ये तमाम लोग वो कह रहे हैं कि उस वक्त तो भीख में मिली भी आज़ादी थी, 2014 में असली आज़ादी मिली है। तो ये भी शायद यही कहना चाह रहा है। अब इसी का दूसरा हिस्सा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आखिर ये किस मुद्दे पर डिबेट कर रहा है। तो ये कह रहा है कि जैसे द कश्मीर फाइल्स बनी है, वैसे ही द कश्मीर भारत बनेगी, क्योंकि तमाम जगह पर हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। सेम पैटर्न है कश्मीर वाला। सुन लीजिए इसकी ज़बानी। क्या हमारे देश में इंडिया फाइल्स बनाने का वक्त अब करीब आ रहा है? यह सवाल आज कई लोगों को चुभेगा, बहुत चुभेगा, लेकिन देश हित में मैं इस सवाल पर आज जरूर चर्चा करूंगा। 1990 के दशक में कश्मीर में जो हुआ, क्या वही पैटर्न देश के कई हिस्सों में फॉलो हो रहा है मौजूदा परिस्थिति में? पहले हमला करो, डर दहशत फैलाओ, फिर पलायन के लिए मजबूर कर दो। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राजस्थान के करौली में हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। ऐसी ही खबर गुजरात के हिम्मतनगर और मध्य प्रदेश के खरगोन से सामने आई। क्या ये आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, ये आग को लगाने की कोशिश कर रहा है? ये क्या दंगाई पत्रकार नजर नहीं आ रहा आपको सीधे तौर पे? अब इसके अलावा बात कर लेते हैं देश के सबसे तेज नेटवर्क की, आज तक की। इसके 2 डिबेट शो होते हैं। पहला डिबेट शो है दंगल, दूसरा है हल्ला बोल। तो पहले दंगल की बात करते हैं। इसमें चित्रा त्रिपाठी जो इनकी एंकर है, वो कह रही है कि CFI जो PFI प्रतिबंधित संगठन है, उसका छात्र विंग है, उसने पोस्टर जारी कर दिया है। कह रहा है कि मुसलमान नौजवानों खड़े हो जाओ, तुम्हें अपने हाथ में सब कुछ लेना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ से पोस्टर ले आई है, इस बात की पुष्टि कौन करेगा कि पोस्टर है। लेकिन सोचिए कि किस मुद्दे पर डिबेट करिए, क्योंकि जो मंत्री पे मुकदमा हुआ है भाजपा के, उससे ध्यान भटकाना है। लोगों को हिंदू मुस्लिम का जो नशा पिलाने की आदत कर दी है, वो पिलाना है। सुन लीजिए इसकी ज़बानी। पहले मुस्लिम नेताओं ने एक सुर में इसे टारगेट एक्शन बताया, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के छात्र संगठन CFI ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि देश के मुस्लिम एकजुट होकर खुद इसका प्रतिरोध करें और आत्मरक्षा के लिए तैयार रहें। सवाल है कि आखिर PFI किस तरीके के प्रतिरोध की बात कर रही है? क्या वो इस तनाव के माहौल में मुस्लिम समुदायों को भड़काने का काम नहीं कर रही? इन तमाम मुद्दों पर हम अगले 1 घंटे तक तमाम बड़े दिग्गजों के साथ बहस करने वाले हैं। लेकिन सुन लिया आपने। अब इसके बाद बात करते हैं अंजना कश्यप की। चलो भाई, एक डिबेट में हिंदू मुस्लिम कर लो, कम से कम दूसरे डिबेट में तो किसी मुद्दे पे बात कर लेते ना जी। दूसरे मुद्दे में भी हमें हिंदू मुस्लिम ही करना है। तो अंजना कश्यप कह रही है कि करौली में जो अभी हुआ है ना, जो भाजपा वाले जाके वहां पे दंगाई पना दिखा रहे हैं, वो तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। इसी की ज़बानी सुन लीजिए। करौली पर पिक्चर अभी बाकी है। करौली हिंसा को लेकर सियासत फुल स्पीड में है। आज बीजेपी की टीम हिंसा प्रभावित इलाकों में जा रही थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने इजाजत नहीं दी। इसके बाद बीजेपी के नेता धरने पर बैठ गए और जो बवाल हुआ, गहलोत सरकार के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की है। बीजेपी के फाइब्रांड नेता तेजस्वी सूर्या ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चेतावनी तक दे दी है कि अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है।
ये हाल हुआ देश के सबसे तेज नेटवर्क का। सोचिएगा, क्या ये मुद्दों की बात कर रहे हैं या सिर्फ दंगाई पना दिखा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एबीपी न्यूज की। यहाँ की जो एंकर हैं वो लाउड स्पीकर को लेकर बात कर रही हैं और बता रही हैं कि साहब, लोग ना मुझे ट्वीट करके बता रहे हैं कि ये मामला राजनीति की नहीं है, आर्थिक ही नहीं है, सामाजिक भी है। सुन लीजिए उसी की ज़बानी। मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर समय समय पर विवाद होता क्यों रहता है? इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्यों नहीं माना जाता है? राज ठाकरे का लाउड स्पीकर वाला दाव राजनीतिक है या धार्मिक है, या फिर कुछ लोग जैसा ट्विटर पर मेरे साथ शेयर कर रहे हैं सामाजिक है? राजनीति का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि जल्द ही बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। तो सवाल है कि लाउड स्पीकर से जिन इलाकों में लोगों को परेशानी होती है वहां इसका समाधान करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? सवाल यह है कि क्या लाउड स्पीकर को लेकर सिर्फ एक धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो दूसरे धर्मों के लोग भी करते हैं। तो ऐसे में आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करना जरूरी है। लेकिन सुन लिया आपने किस तरीके से कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी लाउड स्पीकर क्यों बजाया जा रहा है। अरे बात कर रही है उनसे, पूछ रही है जो बजा रहे हैं उनसे पूछ, जो अधिकारी बजने दे रहे हैं आखिर वो बजने क्यों दे रहे हैं, और बजना उन्होंने बंद क्यों नहीं किया, और अभी क्यों मुद्दा बनता है। हर साल जब से सोनू निगम ने आवाज उठाई थी, हर रमजान में ही क्यों मुद्दा बनता है, लेकिन क्योंकि अपना दंगाईपना दिखाना है, असल मुद्दे से ध्यान हटाना है, तो ये इस मुद्दे को लेकर आ गई। अब बात कर लेते हैं जी न्यूज़ की। अरे साहब, ये तो बहुत बड़ा कथित तौर पे देशभक्त चैनल, इसके जैसा तो कोई चैनल हो ही नहीं सकता। तो इसमें भी लाउड स्पीकर को लेकर बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि ठाकरे ने अल्टीमेटम दे दिया है कि 3 मई तक अगर लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए मस्जिद से तो मस्जिदों के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेगा। सुन लीजिए। है ठाणे में एक पार्टी मीटिंग में राज ठाकरे ने इस बार अल्टीमेटम की डेडलाइन भी दे दी है। इस बार अल्टीमेटम की खास बात यह कि डेडलाइन दी गई है और वो ये कह रहे हैं कि 3 मई तक अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतरे तो फिर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजेगी और जोर से बजेगी। सुन लिया आपने। तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि असल मुद्दे क्या थे। हालांकि जो चीज़ें हमने आपके सामने रखी, मुद्दे उसके अलावा और भी बहुत कुछ थे, लेकिन दंगाईपना रुकने का नाम नहीं रह रहा है। तो ये कहना गलत ना होगा कि दंगे पहले भी होते थे, लेकिन लोग उनको हादसा, घटना, वारदात समझ के भूल जाया करते थे और आगे बढ़ने लग जाते थे। लेकिन दंगाई मीडिया लोगों को भूलने नहीं दे रहा है, उन्हें बार बार ये याद दिलाकर दंगाई बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों को ये भा रहा है। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।